हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं अभी आप सब लोग? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का एक बहुत ही प्यारा सा सेशन रहने वाला है। जो बच्चे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं उनको बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए ना, तो उसी बेसिक को लेकर के आज के सेशन में रहूंगा मैं आपके साथ। तो कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं कि सर ये सेशन ज़रूरी भी क्यों है, इस तरीके का सेशन एनाटॉमी का बेसिक्स। बिल्कुल, जब आप वन लाइनर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो CHO का है, चाहे वो BHU का है, चाहे वो आप ESIC की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, कहीं ना कहीं या फिर नॉर्मल जनरल साइंस की भी बात करते हैं, तब भी आपको ये वन लाइनर बातें तो पता होनी ही चाहिए। तो जुड़े रहिए सेशन के साथ और कंटिन्यू आप इस पूरे सेशन को जब देखेंगे तो मैं आपको बहुत सी बातों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आपके सामने बच्चे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी का बेसिक्स है, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया आपको। स्पेशली डिजाइन फॉर द ऑल मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हम लार्जेस्ट पार्ट किसे बोलते हैं? सर, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिबेलम। तो ये भी थोड़ा सा साथ के साथ मैं आपको कुछ और बातें बताते जाऊंगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम हमारे ब्रेन का पार्ट है, यू नो वेरी वेल। एक सेरिब्रम के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, दोनों जुड़े रहते हैं कॉर्पस कैलोसम से, जो देखेंगे अपन आगे की स्लाइड में। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन को कहते हैं। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व को माना जाता है, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है। आप जानते हैं कि क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी है, 12 पेयर्स है। एग्री? जैसे कि कदू का नाम भी अपन बात करें, ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर है, ट्राइजेमिनल है, बहुत सारी है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की बात करें तो वेगस नर्व। देखो, लार्जेस्ट कौन सी है? ट्राइजेमिनल। लॉन्गेस्ट कौन है? वेगस नर्व। देखो, वेगस नर्व एकमात्र ऐसी क्रेनियल नर्व है जो गर्दन से नीचे उतर करके सारे ऑलमोस्ट ऑर्गन्स को सप्लाई कर देती है, तो हम लोग कह देते हैं वेगस नर्व। सबसे इंपॉर्टेंट यही मानी जाती है, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है ये। ट्राइजेमिनल को लार्जेस्ट क्यों कहा, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। ट्राइजेमिनल में खुद में वैसे कोई नर्व नहीं है, इसमें 3 इन्वॉल्व है, ग्रुप ऑफ क्रेनियल नर्व है। आप जानते हैं कि एक होता है ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल, तीनों मिला करके बनती है बच्चे ट्राइजेमिनल। ट्राई का मतलब 3, तो कह दिया लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व यू नो वेरी वेल, आईबॉल का मूवमेंट करवाती है। हम जो आई को इधर उधर रोटेट करवा रहे हैं ये इसी की वजह से है, ट्रोक्लियर नर्व। इसके अलावा आईबॉल की मूवमेंट के लिए और भी है, हम बात करें ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्डुसेंस, 3 ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि आईबॉल का मूवमेंट करवाती है। एग्री? तो हमने यहां पे रखा है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, वो है ट्रोक्लियर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो पीनियल ग्लैंड। पीनियल को अपन थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी ग्लैंड को थर्ड आई कहते हैं? पीनियल को। पीनियल को एक नाम से और भी जानते हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे बच्चे, ब्रेन सैंड, दिमाग की रेत बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पीनियल जो है वो धीरे धीरे एट्रोफाई करती है, छोटी हो जाती है साइज में, तो उसमें कैल्शियम के सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसे हम ब्रेन सैंड के नाम से जानते हैं। तो पीनियल के 3 नाम हो गए, ब्रेन सैंड भी हो गया और थर्ड आई भी हो गया और पीनियल, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन, इस पे अपन थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं, तो हम जानते हैं किडनी भी है, लीवर भी है, लंग्स भी है और स्किन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर एक क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो स्किन है। बट कई बार ऐसे पूछ लेता है चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इसके बारे में हर बच्चा बोलेगा कि सर इसे तो हम नाम से जानते हैं किडनी। किडनी जो है वो हमारा प्रिंसिपल और चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और लार्जेस्ट पूछा जाए तो स्किन। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? सियाटिक नर्व को हम लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कह देते हैं। लार्जेस्ट कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल बॉडी कौन सी है? सेल ही है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एग्री? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं बच्चे। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाती है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड मानी जाती है क्योंकि इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग डक्ट्स होते हैं, स्टेंसन डक्ट होता है, वाटन डक्ट होता है, बार्थोलिन और रिविनस डक्ट भी होता है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हम जानते हैं कि 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। वैसे तो अपन कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स 3 है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल एंड सबलिंगुअल। तो सबसे बड़ी अगर सलाइवरी ग्लैंड मानी जाती है तो वो है पैरोटिड, और सबसे छोटी मानी जाए तो सबलिंगुअल। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? सलाइवा बनाना। पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम सलाइवा कौन सी सलाइवरी ग्लैंड बनाती है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, मैक्सिमम सलाइवा प्रोड्यूस और सीक्रेट बाय सब मैंडिबल। सब मैंडिबल बनाती है। सब मैंडिबल का दूसरा नाम भी है सब मैक्सिलरी भी कह देते हैं अपन इसे, सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी शब्द हम ह्यूमन के केस में इस्तेमाल नहीं करते, एनिमल के केस में इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हमारे ह्यूमन बॉडी में हम सब मैंडिबल ही कहते हैं, फिर भी कुछ किताबों में सब मैक्सिलरी लिखा था, वो एनिमल के केस में है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब एक शब्द आता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बोमन कैप्सूल तो पता होता है कि नेफ्रॉन में है, बोमन ग्लैंड्स भी पूछ ली जाती है कि बोमन ग्लैंड्स कहाँ होती है। तो आप लोग बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि बोमन ग्लैंड्स जो होती है वो नोज के अंदर है, हमारे नाक के अंदर म्यूकस सिक्रेट करती है बोमन ग्लैंड्स। ठीक है, आप जानते हैं नोज का एक पार्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जहां से हम स्मेल कर पाते हैं, हम स्मेल करके बता देते हैं कि नोज के अंदर ये इस तरीके की स्मेल है, पंजेट स्मेल है, इस टाइप का है। तो बेसिक तौर पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यहाँ पे यानी बाइपोलर न्यूरॉन ही होते हैं। यहाँ पे एकमात्र ऐसे न्यूरॉन्स है नोज के अंदर जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, जो कि सब्सटेंस को डायरेक्टली स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि नोज के अंदर ही बोमन ग्लैंड्स हैं, तो बता दिया नोज हो गया। एक आता है बोमन मेम्ब्रेन। बोमन मेम्ब्रेन बच्चे याद रखना कॉर्निया में प्रेजेंट है। बोमन कैप्सूल हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। देखो तीनों शब्द एक जैसे से लगते हैं, बोमन ग्लैंड, बोमन कैप्सूल, बोमन मेम्ब्रेन, याद रखनी है बात। हार्ड बॉडी, कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रम को जोड़ने, सेरिब्रम के अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना ब्रेन के अंदर, यहाँ पे उनको जोड़ने के लिए हमें कॉर्पस कैलोसम चाहिए। थिक नर्व फाइबर का एक बंडल होता है, उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं ब्रेन के अंदर। डन, हार्ड बॉडी कहते हैं। ये इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे क्योंकि ऐसा सही मिलता जुलता एक शब्द है व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी कॉर्पस एल्बिकेंस को कहते हैं। येलो बॉडी एक शब्द और है, वो कॉर्पस ल्यूटियम को कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम आपने सुना होगा, एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जब एक ओवुलेशन के दौरान रप्चर करता है तो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम का कलर येलो होता है क्योंकि ल्यूटियम इज रिलेटेड टू द ल्यूटीन प्रोटीन, और ल्यूटीन प्रोटीन का कलर कैसा होता है? येलो। तो हम लोग कह देते हैं येलो बॉडी। एक होता है व्हाइट बॉडी, जब कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में तो हम कह देते हैं कि बच्चे ये व्हाइट बॉडी है। तीनों शब्द एक जैसे से हैं, याद रखना, हार्ड बॉडी, येलो बॉडी, व्हाइट बॉडी। एक है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट हम मैक्यूला ल्यूटिया में पढ़ते हैं। येलो बॉडी अलग है, येलो स्पॉट रेटिना के अंदर होता है, फोविया सेंट्रलिस आपने सुना होगा। ये रहा, ये मैक्यूला ल्यूटिया, आपको हिस्सा ये नजर आ रहा होगा बच्चे, अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैक्यूला ल्यूटिया है, एकमात्र ऐसी जगह रेटिना के अंदर जहां सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होती है। आपने सुना होगा कि आई के अंदर रेटिना में एक होती है रॉड सेल, एक होती है बच्चे कोन सेल। मैक्यूला ल्यूटिया या फोविया सेंट्रलिस रेटिना का एक पिट है जहां पे सिर्फ कोन्स नजर आती है शार्प एक्यूटी विजन के लिए, तो हम लोग कह देते हैं बच्चे उसे येलो स्पॉट। एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है आईज के अंदर ही। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है सर? ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पे ना तो कोई रोड होती ना कोई कोन्स होती, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कह देते हैं। ये यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यहां पे ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट वन, एक और, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। लॉन्गेस्ट आर्टरी कौन है? आयोटा। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मैसेटर मसल। मैसेटर मसल हमारी जबड़े की मसल है, मास्टिकेशन जब हम करते हैं उसी से रिगार्डिंग है। ये वाली हमने दिखा रखा है इसे स्पेशली, तो ये है मैसेटर मसल। स्मॉलेस्ट मसल कौन है? स्टेपेडियस मसल को अपन स्मॉलेस्ट मसल नाम से जानते हैं। स्टेपिस, आपने मेलियस इंकस स्टेपिस पढ़ा होगा, तो वहीं पे एक मसल है स्टेपेडियस मसल। लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, हर बच्चा जानता है। लॉन्गेस्ट सार्टोरियस। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है?
राइबोसोम बनाते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री। बट राइबोसोम फैक्ट्री पूछ लिया जाए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, उसी को कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। केंद्रक में केंद्रिका, हिंदी में हम बात करें तो केंद्रिका को ही हम लोग कह देते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, ये याद रखने वाली बात है। डायरेक्टर ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे सर्वाइकल। हम जानते हैं कि वर्टिब्रे अलग अलग है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकाइजियल। तो सर्वाइकल सबसे छोटा है, सबसे बड़ा वर्टिब्रे लंबर है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज, हम जानते हैं कान की छोटी छोटी हड्डियां हैं, मिडिल ईयर की मेलियस इंकस स्टेप्स, तो उसके अंदर स्टेप्स जो है या स्टेपीज हिंदी में आप लोग कह देते हैं। तो स्मॉलेस्ट बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन है? फीमर, हर बच्चा जानता है। लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन, ये याद रखने वाली बात है, पटेला को कहते हैं। लॉन्गेस्ट वेन, ग्रेट स्फेनस वेन, सबसे लंबी वेन कहाँ है? ये वाली, ये आपको नजर भी आ रहा होगा डायग्राम में, ये वाली सबसे लंबी वेन मानी जाती है, स्फेनस वेन। लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा है, लार्जेस्ट वेन वेना केवा है, लार्जेस्ट बोन कैविटी थोरेसिक कैविटी को कह देते हैं। थोरेस, ये बोन कैविटी की बात कर रहा है। तो इसके अलावा लेंथ ऑफ ड्यूडिनम, कई बार हमें डायमेंशंस याद रखनी पड़ती है, पूछा तो नहीं जाता बट फिर भी हल्का फुल्का एक आइडिया हर बच्चे के पास होना चाहिए। ड्यूडिनम की लेंथ 25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, एलियम। हम कह देते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर छोटा है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर बड़ा है। नॉट ए लेंथ, डायामीटर की बात करते हैं तभी हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लेंथ की बात करी है बच्चे, वो 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट वन, ट्रेकिया की लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स थ्रोट को कहते हैं, गले को ही अपन फेरिंग्स कह सकते हैं, थ्रोट कह दो या फेरिंग्स कह दो, एक ही बात है बच्चे। फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स भी है, ओरोफेरिंग्स है, लैरिंजोफेरिंग्स है। लेंथ ऑफ एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर के आसपास है। लेंथ ऑफ ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल का एक दूसरा नाम भी है बच्चे, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स के नाम से जानते हैं। आउटर ईयर, ईयर पिन्ना के साथ जुड़ा हुआ वो पोर्शन जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाता है, वही है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। अगर मैं हल्का सा रफ रिप्रेजेंट करूं आपके सामने, ये कान का बाहर का हिस्सा है और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या बच्चे ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब 3.5 सेंटीमीटर के आसपास। लेंथ ऑफ यूरेटर 25 से 30 सेंटीमीटर। हल्का फुल्का वेरिएशन मिल सकता है आपको अलग अलग किताबों के अंदर, बट फिर भी हमने एक हाई टेक्स्ट बुक रेफर करके हमने डेटा लिए गए हैं। तो लेंथ ऑफ मेल यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर। मेल यूरिथ्रा में 3 मिला के मेल यूरिथ्रा बनता है, जैसे कि 3 यूरिथ्रा कौन कौन से मिलते हैं? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, स्पॉन्जी और पेनाइल यूरिथ्रा, तीनों को मिलाकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास है। बट फीमेल के अंदर एक कॉमन यूरिथ्रा है, 3 से 4 सेंटीमीटर मान के चल सकते हैं अपन। लेंथ ऑफ स्टमक 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉमन बाइल डक्ट 7.5 सेंटीमीटर। लीवर के अंदर अपन अलग अलग डक्ट पढ़ते हैं, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों कंबाइन होते हैं, फिर बनता है कॉमन हिपेटिक डक्ट। उसके बाद सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन होकर के बनता है कॉमन बाइल डक्ट, उसकी लंबाई ये पूछ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। हार्ट की वेट की बात करें, वजन अप्रोक्सीमेट माने जाते हैं, फिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग टिश्यूज को लेकर के इनका वेट लिया जाता है। तो हल्का फुल्का वेरिएशन अलग अलग किताबों में मिलता ही है। 300 ग्राम मेल के अंदर है हार्ट का वजन, फीमेल के अंदर 250 ग्राम है। ठीक है, वेट ऑफ लीवर, लीवर का वजन 1.5 kg 1500 ग्राम, 1250 ग्राम फीमेल में। कई बार बच्चे हार्ट की लोकेशन पूछते हैं, मैं हल्का सा एक रफ आइडिया देता हूँ आपको मैं। हार्ट ऐसे होता है मीडियस्टिनम में, और उसमें भी हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, उसमें भी ऊपर उठा हुआ रहता है। तो हार्ट का बेस कौन बनाया और एपेक्स कौन बनाया, जानकारी जरूर रखिएगा अपने पास। नेक्स्ट वन, वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड 0.5 ग्राम इसका वजन है। वेट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड 5 ग्राम है, ये पूछा जाता है कई बार, एड्रिनल ग्लैंड का वेट कितना है। वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड 40 ग्राम के आसपास है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी माना जाता है। वेट ऑफ द किडनी 135 से 150 ग्राम, वेरी कर सकता है।
वेट ऑफ टेस्टिस 20 से 25 ग्राम, वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 30 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। ठीक है, एक रेंज लिखी गई है, पर्टिकुलर कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, अलग अलग टिश्यूज को इन्वॉल्व करके इनका वजन लिया जाता है। ट्रेकिया बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब क्या है? अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड होना, दो भागों में बंट जाना, उसे बाइफरकेशन कहते हैं। एक हल्का सा रफ रिप्रेजेंट करके बताते हैं ट्रेकिया का। कुछ इस तरीके से तो होती है ट्रेकिया आपकी, अगर आप बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा सा ही पोर्शन आपको नजर आता है। ट्रेकिया बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ T4 एंड T5, ऐसे करके डिवाइड हो जाती है। ये आपकी ट्रेकिया है, एग्री। ये आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है और ये आपका थायराइड कार्टिलेज है जिसमें एडम सेपल होता है, और ऊपर ये हायोड बोन है और ऊपर ये एपिग्लोटिस है। ठीक है, कुछ ऐसा सा रफ रिप्रेजेंट आपके सामने। ये यहाँ पे बाइफरकेट करा तो इसका लेवल पूछ रहा है कि कितने पे बाइफरकेट करा, T4 T5, ये याद रखना है बच्चे आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके सामने T4 एंड T5 पे ट्रेकिया बाइफरकेट कर जाता है, अलग अलग डिवाइड। लंग्स में जाके प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस भी बनाता है। ठीक, कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट एट द C4, याद रखना है आपको। लेवल ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ से कहाँ तक है? C1 से लेके C6 तक। ये सेगमेंट होते हैं ना अलग अलग, सर्वाइकल सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट। लेवल ऑफ फेरिंग्स C3 से C6 है। ट्रू रिप्स कौन सी मानी जाती है? ये सारी जो रिप्स लिखी गई वो पेयर्स में 12 पेयर्स रिप्स हमारे पास, उसमें से पहले से लेकर के 7वीं तक ये ट्रू रिप्स है। और फॉल्स रिप्स कहाँ से 8, 9, 10 तक, 8, 9, 10 तक हम लोग मानते हैं फॉल्स रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स 11वीं और 12वीं को कह देते हैं। ठीक है, ये ट्रू किस बेस पे बोला गया कि सर रिप्स जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच कौन कौन सी है? 7वीं तक डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है, तो हमने कह दिया ट्रू रिप्स। चीफ मसल ऑफ द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के लिए कौन सी मसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप कहेंगे बच्चे डायाफ्राम। 75% तक डायाफ्राम इन्वॉल्व रहता है हमारे ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, यानी जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, गहरा सांस अंदर भर रहे हैं या हवा को लंग्स में जब भर रहे हैं, तो डेफिनेटली डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायाफ्राम ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो हमने कह दिया चीफ मसल ऑफ द इंस्पिरेशन। तो सर डायाफ्राम एक मसल है, इसके अलावा और भी मसल्स हैं जो इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। अगर मैं इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और जोड़ूं आपके साथ, तो डायाफ्राम के अलावा हम जानते हैं कि एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, 20 to 25% तक कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो हम लोग कह देते हैं ये इन्वॉल्व है इतना परसेंट तक। सबसे ज्यादा डायाफ्राम तो चीफ हो गया, एक और है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इन दोनों को कहते हैं मेन या प्राइमरी मसल विच इज रिलेटेड टू द इंस्पिरेशन। अगर मैं कहूं बच्चे कि और कौन सी मसल है जो इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, तो 3 एसेसरी है और 2 नेसेसरी है। दोनों नेसेसरी के नाम तो बता दिए, डायाफ्राम हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गया, 3 और है, तीनों के नाम भी आप हमेशा याद रखेंगे। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, हमारी गर्दन से लेकर के ये वाली मसल जो स्टर्नम से भी जुड़ती है, गर्दन का मूवमेंट जो हो रहा है वो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल से है, तो ये स्टर्नम से भी जुड़ती है। तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन स्टर्नम अपवर्ड मूव करता है, तो ये किस मसल से हुआ? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करती है ये। और एक होती है स्कैलीन मसल, आप पढ़ लेंगे इसे, स्कैलीन मसल। एक होती है पेक्टोरेलिस माइनर मसल। ये 5 मसल है जो इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करती है, 2 नेसेसरी, 3 एसेसरी। डन। नेक्स्ट वन अबाउट द टीथ। कई बार दांतों के बारे में भी इक्का दुक्का क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हमें पता होने चाहिए। टीथ एम्बेडेड इन द जो, दांत हमारे जबड़े में धंसे हुए, इस मेडिकल टर्म को क्या कहते हैं? थिकोडोंट कह देते हैं। हिट्रोडोंट भी होता है। हिट्रोडोंट का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो इसको हम लोग कह देते हैं हिट्रोडोंट। और जो जबड़े में धंसे हुए हैं तो थिकोडोंट हो गया, एग्री। एक होता है डायफायोडोंट, एक इंसान में 2 बार दांत आते हैं, मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ, वो डायफायोडोंट होता है, ये भी ध्यान रखना है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्टिब्रेट्स इनेमल को कहते हैं। सेल सिक्रीट इनेमल, कौन सी सेल है जो इनेमल बना रही है? एमिलोब्लास्ट। और कौन सी सेल है जो डेंटाइन बना रही है? टीथ की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें डेंटाइन आता है, सीमेंट आता है, इनेमल आता है, तो ये शब्द हमें हल्के फुल्के ध्यान होना चाहिए। पल्प कैविटी क्या होता है? क्राउनिंग पार्ट, नेक पार्ट, रूट पार्ट टीथ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि डेंटाइन कहाँ से हुआ? ओडोंटोब्लास्ट से, और
इनेमल कहाँ से हुआ? एमिलोब्लास्ट से। स्टडी ऑफ द टीथ ओडोंटोलॉजी कह देते हैं। टीथ विच इज नॉट प्रेजेंट इन द चाइल्ड, दांत जो कि छोटे बच्चे में नहीं है, कौन से हैं? प्री मोलर। डन। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन आपके सामने। जनरल सी बातें मैंने बताने की कोशिश करी है, थोड़ा स्पीडली सेशन को लिया ज़रूर है, बट वन लाइनर आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ पॉइंट, आप लोग साथ के साथ इसे नोट भी कर लें। और ख़ास ख्याल रखें कि अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर तो आप डेफिनेटली करते ही हैं, और अगर आ ही गए हैं यहाँ पे तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करें और स्टे कनेक्ट, स्टे लर्निंग, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टेक केयर टू ऑल।